हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस एंड टीसीएस के बारे में। टीडीएस क्या होता है, टीसीएस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों वर्क कैसे करते हैं और इनकम टैक्स से ये दोनों कैसे डिफरेंट होते हैं। इन सारी चीजों को हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25, ठीक है। स्टार्ट कब से होगा? ये हमारा स्टार्ट होगा 1/4/2024 से, चलेगा कब तक? 31 मार्च 2025 तक। ओके, इस ईयर में आप इनकम को अर्न करोगे। जैसे कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपको सैलरी से इनकम अर्न हो सकती है। अगर आपके पास कोई घर है, वो आपने किराए पर दे रखा है, तो वहां से आपको रेंटल इनकम रिसीव हो सकती है। बिजनेसमैन है, प्रोफेशनल है, वहां से आप इनकम को अर्न करोगे। अगर आपने शेयर में पैसा लगा रखा है, सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप इनको सेल करते हो, इससे जो आप इनकम को अर्न करते हो वो आपकी इनकम हुई। और आपका बैंक में अकाउंट है, सेविंग बैंक में अकाउंट है, उसकी इंटरेस्ट इनकम आप रिसीव कर रहे हो, या फिर आपने किसी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, तो फिक्स डिपॉजिट की जब आप इंटरेस्ट को अर्न करते हो, तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपकी इनकम होती हैं और इस साल आप इनकम को अर्न करते हो, ठीक है। अब आपने जो भी इनकम अर्न करी उस पर टैक्स आप कब पे करोगे? इस साल। इसके अगले साल आप इस पर टैक्स को पे करोगे। तो इनकम टैक्स में जिस साल आप इनकम को अर्न करते हो उसको बोला जाता है प्रीवियस ईयर, और उस साल की इनकम पर अगले साल जब टैक्स देते हो तो उसको बोला जाता है असेसमेंट ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर में आप इनकम को अर्न करते हो और जो असेसमेंट ईयर होता है इसमें आप अपनी इनकम को असेस करते हो कि टोटल इनकम क्या है, उस पर टैक्स को कैलकुलेट करते हो, टैक्स को कैलकुलेट करते हो और फिर टैक्स को पे करते हो, ठीक है। तो क्योंकि इस साल आप इनकम को असेस कर रहे हो तो इसलिए इस साल को बोला जाता है असेसमेंट ईयर, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब गवर्नमेंट कहती है कि पर्सन इस साल तो इनकम को अर्न करेगा और उस पर टैक्स हमको नेक्स्ट ईयर देगा, तो हमको तो लॉस हो जाएगा, हमको इस साल वेट करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ कुछ टैक्स हमको इस साल भी मिलता रहे। जिस साल पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है वहां पर हमको कुछ कुछ टैक्स मिलता रहे। तो जब गवर्नमेंट एडवांस में ही, जिस साल पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है उस साल एडवांस में ही टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, तो वो कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। पर्सन इनकम को अर्न कर रहा है उसी साल टैक्स को कलेक्ट करती है, तो वो टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट कर सकती है, ठीक है। अब समझते हैं टीडीएस क्या होता है। दैट एट सोर्स, मतलब जब किसी पर्सन की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रही है उसी टाइम पर टैक्स को डिडक्ट कर लेते हैं, तो उसको बोला जाता है टीडीएस। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दो पर्सन है, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स ने वाई को कोई सर्विसेज दी, ओके, और वाई ने उन सर्विसेज का पेमेंट किया एक्स को, ठीक है। सर्विसेज क्या हो सकती हैं? जैसे कि मान लीजिए एक्स के पास कोई फैक्ट्री बिल्डिंग थी, उन्होंने वाई को रेंट पर दे दी। अब वाई उसका रेंट तो पे करेंगे ना एक्स को, तो मान लीजिए रेंट पे किया वाई ने, या फिर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर और भी हो सकता है, जैसे कोई कमीशन पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है, प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, इस तरह का कोई पेमेंट करते हैं वाई एक्स को। तो अब एक्स के लिए, क्योंकि एक्स तो पेमेंट को रिसीव कर रहे हैं, तो ये एक्स के लिए क्या हो गई? एक्स की तो ये इनकम है, और वाई का क्या है? ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। अब मान लीजिए कि वाई जो है वो रेंट का टोटल कितना रेंट पे करती है? 3 लाख रुपए का रेंट पे करती है एक्स को, ओके। गवर्नमेंट कहती है कि वाई, आप जो रेंट पे करोगे, 3 लाख रुपए का रेंट पे करोगे, उससे पहले आप 10% से टैक्स इस पर डिडक्ट करके ये जो टैक्स है वो हमको दे दो, ठीक है। और नेट जो अमाउंट है, मतलब 3 लाख रुपए की इनकम थी एक्स की, गवर्नमेंट ने बोला उस पे से 10% का टैक्स हमको दे दो, मतलब 30,000 रुपए तो हमको दे दो। बाकी का जो अमाउंट आ रहा है उसके बाद, मतलब 2,70,000 रुपए, ये आप एक्स को दे दो। तो मिस्टर वाई क्या करेंगे? 2,70,000 रुपए देंगे एक्स को, और इसमें से जो 30,000 रुपए है वो दे देंगे गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस।
ये होता है टीडीएस। मतलब इस पर्सन की जैसे ही सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई, रेंटल इनकम जैसे ही जनरेट हुई, तो वो उसमें पहले ही टैक्स को डिडक्ट कर लिया गया। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसी ने टैक्स को डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, और इसको इनकम कितनी रिसीव हो रही है, नेट ऑफ टैक्स रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसके ऊपर है, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है उसके ऊपर लाइबिलिटी है टीडीएस को पे करने की। क्या मिस्टर एक्स के ऊपर लाइबिलिटी है टीडीएस को पे करने की? नहीं। किसके ऊपर, मिस्टर वाई के ऊपर, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इनकम टैक्स में इस पर्सन के ऊपर लाइबिलिटी होती है अपने टैक्स को पे करने की, लेकिन टीडीएस में जिस पर्सन का खर्चा होता है उसके ऊपर लाइबिलिटी आती है टीडीएस को पे करने की। अब वो पर्सन कौन होंगे, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन होते हैं। और वो पेमेंट कौन सा होता है, तो ये भी स्पेसिफाइड पेमेंट होता है। और कितने की इनकम, कितने के खर्चे पर टैक्स को पे किया जाता है। मान लीजिए 50,000 रुपए का रेंट देते, तो क्या उस पर टीडीएस डिडक्ट करते? नहीं, इसकी भी एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, ठीक है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर उसके ऊपर का पेमेंट एक्सपेंडिचर किया जाता है तभी टीडीएस को डिडक्ट करना होता है। ये सब कहाँ बता रखा है, तो टीडीएस के सेक्शंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट में टीडीएस के सेक्शंस हैं, उसमें ये सब डिफाइन कर रखा है कि कौन पर्सन खर्चा करेगा, कौन कौन सा खर्चा किया जाएगा, किस लिमिट से ज्यादा का खर्चा किया जाएगा, उसके ऊपर टीडीएस को डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये होता है टीडीएस। चलिए अब चलते हैं टीसीएस के पास। टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नाम से पता चल रहा है टैक्स को कलेक्ट करती है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, पर्सन है मिस्टर एक्स और एक पर्सन है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कार सेल करी, ठीक है, कार सेल करी मिस्टर वाई को, और मिस्टर वाई ने उस कार का पेमेंट किया मिस्टर एक्स को, ठीक है। मिस्टर एक्स ने कितने की कार सेल करी, 15 लाख रुपए की कार सेल करी। उस कार का जो पेमेंट है मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को किया। गवर्नमेंट कहती है अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की कार सेल करी है तो उस कार पर जो सेल का अमाउंट है उस पर 1% की रेट से हमको टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट इस पर 15,000 रुपए का टैक्स ले लेगी। तो 15,15,000 रुपए का अमाउंट एक्स रिसीव करेंगे वाई से। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को कितना पेमेंट करेंगे, 15,15,000 रुपए का पेमेंट करेंगे। लाख रुपए तो मिस्टर एक्स अपने पास रख लेंगे और 15,000 रुपए गवर्नमेंट को दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, ठीक है। तो यहाँ पर जो पर्सन खर्चा कर रहा है उसके ऊपर लायबिलिटी है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करेगा। मतलब जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसमें से टैक्स को डिडक्ट करके बाकी का अमाउंट पे करेगा। यहाँ पर लायबिलिटी है कि जितना अमाउंट रिसीव कर रहा है उस पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट टीसीएस की फॉर्म में और कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन पेमेंट करता है उसके ऊपर, यहाँ पर सेलर के ऊपर। यहाँ पर किसकी पॉकेट में से जा रहा है, जिस पर्सन की इनकम हो रही थी उसकी पॉकेट में से डिडक्ट हो रहा है। यहाँ पर जो पर्सन खर्चा कर रहा था वो एक्स्ट्रा खर्चा करेगा टीसीएस का, और खर्चा उसको करना पड़ेगा, टीसीएस की फॉर्म में उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर डिफॉल्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये पर्सन अगर टीडीएस को डिडक्ट नहीं करता तो इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी, इस पर्सन के ऊपर लगेगी। क्या इस पर्सन से गवर्नमेंट कुछ कहेगी, कुछ भी नहीं कहेगी। इस पर्सन को अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो इस पर्सन से मांगेगी गवर्नमेंट लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी। यहाँ पर डिफॉल्ट होने पर इस पर्सन से बोलेगी गवर्नमेंट, ठीक है। इन पर्सन के ऊपर लायबिलिटी होती है। तो इस तरह से टीडीएस और टीसीएस वर्क करते हैं। हमको ध्यान में क्या रखना है, टीडीएस मतलब इनकम हो रही है हमारी, लेकिन हमें टैक्स काट कर इनकम मिलेगी। अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, टैक्स काट कर मिलेगा। और टीसीएस मतलब हम खर्चा कर रहे हैं लेकिन हमको कुछ टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब खर्चा कर रहे हैं और हमको एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट भी करना पड़ेगा उस खर्चे के ऊपर। ये होता है टीडीएस एंड टीसीएस में। आप समझिए कि जैसे नेक्स्ट ईयर ये जो असेसमेंट ईयर होगा, इस असेसमेंट ईयर में पर्सन अपने जो इनकम को असेस करेगा उस पर टैक्स को कैलकुलेट करेगा। अब मान लीजिए उसका 2 लाख रुपए का टैक्स निकल रहा है, ठीक है, जो उसको पे करना है, ठीक है, लेकिन उसमें से वो टीडीएस पे कर चुका है पहले ही इस 50,000 रुपए का, ठीक है, और टीसीएस भी पे कर चुका है 50,000 रुपए का। तो वो अब नेट टोटल कितना टैक्स पे
पे करेगा, ये 1 लाख रुपए तो वो पहले ही टीडीएस और टीसीएस की फॉर्म में पे कर चुका है, तो वो 1 लाख रुपए पे करेगा गवर्नमेंट को इस साल सेल्फ असेसमेंट टैक्स में। और इसका उल्टा, मान लीजिए 50,000 रुपए का उसका टैक्स निकल रहा है, लेकिन 50,000 रुपए का उसने टीडीएस पहले दे दिया और टीसीएस भी दे दिया 50,000 रुपए का, तो अब क्या होगा, 50,000 रुपए का उसका बन रहा है रिफंड, अब वो रिफंड क्लेम करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर ये जो टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट होता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, इनकम टैक्स, उसमें से ये अमाउंट एडजस्ट हो जाता है, आप उसको पे कर दो एक्स्ट्रा टैक्स है, नहीं तो उसको रिफंड को क्लेम कर लो। मैंने ये चार्ट भी बना दिया है इन दोनों का कंपैरिजन करके, ये चार्ट आप मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर आती है, जब टीडीएस की जो पर्सन परचेज करता है गुड्स और सर्विसेज का, टीसीएस की किसके ऊपर होती है, जो पर्सन सेल करता है गुड्स और सर्विसेज का। रिस्पॉन्सिबल कौन पर्सन होता है, जो पर्सन पेमेंट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर जो पर्सन गुड्स को सेल करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इन पर टीडीएस लगता है, और भी ट्रांजेक्शन्स होती है, सेक्शंस में बता रखे हैं, और ये ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन पर टीसीएस को कलेक्ट किया जाता है। पेमेंट कब किया जाता है, जब ड्यू और मेड, जैसे मान लीजिए रेंट है, रेंट ड्यू कब हो जाता है, उस महीने के लास्ट में ड्यू हो जाता है, लेकिन आप पेमेंट कर रहे हो अगले महीने की 5 तारीख को, तो जब ड्यू हो जाता है उसी टाइम पे आपको टीडीएस को डिडक्ट करना होता है। और ये कब, जब आप सेल करोगे उस टाइम पे उसको कलेक्ट करोगे। ठीक है, तो डिडक्ट किया, उसको पेमेंट कब करोगे गवर्नमेंट को, 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, जिस महीने का, जैसे कि अप्रैल का टीडीएस होगा तो 7 मई तक उसको गवर्नमेंट को पे कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही चलता है, लेकिन जो मार्च का महीना होता है उस वाले केस में 30 अप्रैल तक आपको डिपॉजिट करना होता है गवर्नमेंट को, इस वाले केस में 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, हर केस में आप पेमेंट तो कर दोगे, लेकिन इनकी रिटर्न भी होती है, टीडीएस और टीसीएस की रिटर्न भी जाती है। टीडीएस की कैसे, फॉर्म 24Q जाता है, अगर आप सैलरी के केस में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। ठीक है, उस वाले केस में स्पेसिफाइड रेट से डिडक्ट नहीं होता, जैसे कि मैंने रेंट में बताया था 10% की रेट से गवर्नमेंट ने बता दिया टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। सैलरी के केस में स्लैब रेट से टीडीएस डिडक्ट होता है, तो सैलरी का टीडीएस डिडक्ट किया है फॉर्म 24Q, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो 24Q फाइल करेगा, सैलरी के अलावा कोई अदर पेमेंट है तो 26Q फाइल करेगा, और अगर एनआरआई को पेमेंट किया है तो 27Q फॉर्म फाइल किया जाता है। यहाँ पर फॉर्म 27EQ फाइल किया जाता है। ठीक है, टीसीएस के केस में रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होती है इसकी, जो रिटर्न फाइल किए जाते हैं इसमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है, कब, जो भी क्वार्टर एंड होता है, जैसे अप्रैल मई जून तो 31 जुलाई तक, इस तरह से जो क्वार्टर के एंड का फॉलोइंग मंथ होता है उसकी लास्ट डेट तक अपने रिटर्न को फाइल किया था, लेकिन जो जनवरी फरवरी मार्च का होता है उसमें 31 मई लास्ट डेट है। इसी तरह से इसमें भी क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया जाता है, लेकिन 15th ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर, जो क्वार्टर एंड का जो मंथ होता है नेक्स्ट मंथ, उसकी 15 तारीख तक आपको सबमिट करना होता है रिटर्न, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च के केस में 15 मई होता है। ठीक है, तो ये सारे मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, इस चार्ट को आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।